फरहाद अली तैमूर। एपिसोड 697। बहुत दूर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी अपने मखसूस सायरन की आवाज़ सुनाती हुई आ रही थी। एक एम्बुलेंस भी कहीं से आ गई थी। लोग अब सुसाना की लाश के करीब आ रहे थे। एम्बुलेंस से 2 वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर लेकर दौड़े हुए आए। उनके साथ एक डॉक्टर भी था। उसके एक हाथ में सिरिंज थी और उस सिरिंज में भी तेजाब था। सुपरमास्टर के 2 आदमी जानते थे कि वो धमाके से टुकड़े होकर भी नहीं मरेगी जब तक उसका दिल और फेफड़े तेजाब से नहीं गलाए जाएंगे। उसका काम तमाम नहीं होगा। दुश्मन डॉक्टर और वार्ड बॉयज के भेस में आए थे। डॉक्टर ने पास आकर जमीन पर घुटने टेक कर उसके दिल की जगह हाथ रखा। इससे पहले कि दिल की धड़कन मालूम होती, वो जख्मी हाथ डॉक्टर के मुंह पर पड़ा। वो एक तरफ उलट गया, सिरिंज दूसरी तरफ गई। करीब आने वाले सहम कर पीछे हट गए, जैसे मुर्दे को जिंदा होते हुए देख रहे हों। और वो मुर्दा औरत कर्राते हुए करवट बदलकर टूटे हुए हाथ को दूसरे हाथ से उठाकर अपने आधे बाजू से जोड़ रही थी। डॉक्टर बनकर आने वाले के जबड़े एक ही हाथ में हिल गए थे। वार्ड बॉयज बनकर आने वाले ने जमीन पर से सिरिंज उठाकर उस पर हमला किया, लेकिन सिरिंज की नोक जिस्म में चुभने से पहले ही सुसाना ने लेटे ही लेटे एक लात चलाई। इस बार सिरिंज जमीन पर आते ही टूट गई। अंदर का तेजाब छींटों की सूरत में डॉक्टर के मुंह पर आया तो वो जलन की शिद्दत से चीखने लगा। अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। सब लोग जख्मी सुसाना को देख रहे थे। उसके पेट में जो शिगाफ पड़ गया था, वहां की खाली जगह फिर भर गई थी। दूसरे जख्म भी भर रहे थे। टूटा हुआ हाथ जुड़ गया था। जब वो उठकर बैठी तो लोग और पीछे चले गए, लेकिन अब कई दुश्मन अपने हाथ में सिरिंज लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो उछलकर खड़ी हो गई, फिर जहां भी रास्ता मिला उधर भागती चली गई। अगर वो दुनिया के तमाम हथियार लेकर आते तो वो न भागती, जमकर मुकाबला करती, एक एक हथियार वाले को मौत के घाट उतार देती। लेकिन तेजाब उसके लिए मौत था और उसका पीछा करने वालों में से हर एक के हाथ में भरी हुई सिरिंज थी। वो दौड़ती हुई एक गली में घुस गई। वहां से दूसरी तीसरी गलियां पार करने लगी। उसे दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये अच्छी तरह पता नहीं चलता था कि ताक़ुब करने वाले किस गली से आ रहे हैं, क्योंकि वहां 2-4 गलियां एक दूसरी गली को क्रॉस करती हुई जाने कहां तक जाती थीं। वो भागते भागते एक जगह रुक गई। जिधर जा रही थी उधर से 3 आदमी हाथों में सिरिंज लिए आ रहे थे। वो दाएं जानिब घूमकर दूसरी गली में जाना चाहती थी, लेकिन वहां से भी 2 आदमी सिरिंज में उसकी मौत लिए आ रहे थे। उसने पलटकर तीसरी गली में दौड़ लगाना चाहिए। मौत उधर से भी आ रही थी। एक आदमी सिरिंज को पिचकारी की तरह दोनों हाथों से पकड़कर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने चंद कदम के फासले ही से सिरिंज से तेजाब की धार छोड़ दी ताकि वो सुसाना तक पहुंचे और ऊपर से उसकी खाल और गोश्त को गला दे। इससे पहले ही वो फजा में उछलकर उसे फ्लाइंग किक मारती हुई दूसरी तरफ गई। तेजाब की धार फेंकने वाला लात खाकर गिर पड़ा था। उस गली में आगे कोई दुश्मन नहीं था। वो तेजी से भागती हुई चली गई। सुपरमास्टर के आदमियों ने जैसे उसके नाम मौत लिख दी थी। गलियों के बिछे हुए जाल से निकलते ही सामने तारीखी खंडरात नजर आए। वो उधर जाने लगी। उधर खंडरात में दुश्मनों से निमटा जा सकता था। वो इधर उधर छुपकर एक एक शख्स के हाथ से सिरिंज गिराना चाहती थी। वो शिकस्ता दीवारों और सुतूनों के पास पहुंच गई। उसके लिए परेशानी की बात यह थी कि वो लोग दूर से ही सिरिंज के जरिए उस पर तेजाब फेंकने लगे थे, और वो तेजाब जहां भी पड़ता वहां का गोश्त गलने के बाद दोबारा ना भरता, जैसा कि उसके बड़े से बड़े जानलेवा जख्म भर जाया करते थे। उसने 2 सिरिंज वालों से बचते हुए मुकाबला किया। एक की गर्दन तोड़ी, दूसरे से सिरिंज छीनकर उसके जिस्म में तेजाब को इंजेक्ट करके उनके साथियों पर दहशत तारी कर दी। ये साबित करती रही कि वो नाकाबिले गिरफ्त और नाकाबिले शिकस्त है। इसके बावजूद वो उनसे पीछा छुड़ाने में नाकाम हो रही थी। दुश्मन मुंतशिर होने के बाद फिर पहली पोजीशन में आकर उसे चारों तरफ से घेरने लगते थे। वो लड़ते लड़ते एक अंधे कुएं की आनी जालियों पर पहुंच गई। उन जालियों के नीचे तारीक कुएं की गहराई पता नहीं क्या होगी। नीचे कुछ नजर नहीं आता था, अलबत्ता उनके लड़ने और जख्म खाकर चीखने की आवाजें उस कुएं के अंदर जाती थीं और गूंजती हुई वापस आ जाती थीं। आनी जालियों का एक हिस्सा खुला हुआ था। वो उनसे बचते बचाते वहां पहुंच गई थी और अब बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। वो लोग अपना हिसार नहीं तोड़ रहे थे। कुएं की मुंडेर की तरह चारों तरफ से दीवार बन गए थे। वो जिधर जाती उधर से तेजाब की धार उस पर फेंकी जाती। अचानक ही उसके हलक से चीख निकली। एक तरफ से आने वाले तेजाब से बचते बचते वो गिर पड़ी। खुले हुए हिस्से के अंदर गिरने से पहले जाली के एक किनारे को पकड़कर लटक गई। चारों तरफ से कहकह गूंजने लगे। अब बचाव की कोई सूरत नहीं रही थी। वो कुएं की अंधी तारीकी में लटकी हुई थी। ऊपर उठकर आने की मोहलत नहीं मिल सकती थी। घेरने वाले करीब आ गए थे।
और सिरिंज की सुइयों से तेजाब की बारीक धार छोड़ते जा रहे थे। ठीक है, मौत से बचाव का रास्ता नहीं था, मगर तेजाब से बचाव की एक ही सूरत थी। उसने आनी जाली के किनारे को छोड़ दिया। कुएं की अंधी गहराई में दूर तक उसकी चीखें गूंजती हुई गईं। फिर मौत का सन्नाटा छा गया। कितने ही दुश्मनों ने खुले हुए हिस्से से अंदर झांक कर देखने की कोशिशें की। गहरी तारीकी में वो नजर न आई, न ही उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मौत न दिखाई देती है न सुनाई देती है, फिर भी समझ में आ जाती है। सुसाना ने कैनी पॉल को सुबह दिमाग में आने नहीं दिया था। अब वो उसे आने से रोक नहीं सकती थी, लेकिन वो दिमाग की तारीकियों में भटक कर वापस आ गया था। उसे सुसाना की जिंदगी का सुराग नहीं मिल रहा था। वो उलझ गया, अच्छी तरह समझ न सका। वो मर चुकी थी, लेकिन मौत की तस्दीक कैसे करे, ये बात समझ में नहीं आई। पास्कल मॉस्को पहुंच गया। उसे एक बंद गाड़ी में एयरपोर्ट से मिलिट्री अस्पताल पहुंचाया गया। उसने एक फौजी अफसर से पूछा, ये गाड़ी चारों तरफ से बंद क्यों है? अफसर ने कहा, बंद रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। मुझे घुटन हो रही है। मैं 5 दिन तक जेर जमीन कोठरी में कैद रहा। मुझे अपने मुल्क में खुली फजा और ताज़ा हवा मिलनी चाहिए। जरूर मिलेगी, पहले यह साबित हो जाए कि तुम असली पास्कल हो। मैं असली हूं। खिड़की खोलो, ताज़ा हवा आने दो। तुम ताज़ा हवा के लिए नहीं, हमारे मुल्क और शहरों को जासूस की नज़रों से देखने आए हो। ये झूठ है। अस्पताल पहुंचोगे तो तुम्हारी उंगलियों के निशानात लिए जाएंगे। हाँ, जरूर लेने चाहिए। मैं फौज के आला अफसरान और आला हुक्काम की हर तरह तसल्ली करूंगा, लेकिन इससे पहले बिल्कुल ही कैदियों जैसा सलूक मुझसे नहीं करना चाहिए। मिस्टर, अगर तुम उंगलियों के निशानात से पास्कल साबित हो जाओगे, तब भी तुम्हें सख्त निगरानी में इसी तरह कैद रखा जाएगा। मुझ जैसे वफादार के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाएगा? इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में रसवंती या आर्मर छुपकर हमारे मुताल्लिक मालूमात हासिल कर रहे होंगे। हम तुम्हें उनकी मालूमात का जरिया बनने नहीं देंगे। मैं गैरों में भी काबिल एतमाद था, अपनों में भी भरोसे के काबिल नहीं हूं। धोबी का कुत्ता बन गया हूं, घर का रहा हूं ना घाट का। तुम्हें मुश्तइल नहीं होना चाहिए। सब्र व तहम्मुल से देखते रहो, आइंदा क्या होता है। अगर तुम पास्कल साबित हो जाओगे तो हम तुम्हारी ख्यालखानी की तवानाई वापस लाने के लिए तवज्जो से इलाज कराएंगे और तुम्हारे तनवीमी अमल करने वालों को भगाएंगे। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां फौज का एक आला अफसर मौजूद था, मगर उसने पास्कल के सामने आकर मुलाकात नहीं की, न ही अपनी आवाज सुनाई। अंदेशा यही था कि पास्कल के दिमाग में छुपे हुए रसवंती और आर्मर उसके दिमाग में पहुंच जाएंगे। उसकी उंगलियों के निशानात लिए गए, मुख्तलिफ जावियों से तस्वीरें उतारी गईं, मशीनों के जरिए मालूम किया गया कि वो बहरूपिया है या नहीं। उसकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया ताकि आवाज़ और लहजे का फ़र्क मालूम किया जा सके। उससे कितने ही कागजात पर बहुत कुछ लिखवाया गया, उसके दस्तखत लिए गए। वो बेचारा तमाम दिन मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरता रहा। इस दौरान डॉक्टर उसका मुआयना और इलाज करते रहे। रात को वह दवाओं के असर से गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन मौसूल होने वाले नताइज 100% उसके हक में थे। वो पास्कल तस्लीम कर लिया गया, लेकिन वो पेरिस से खतरे की घंटी बनकर आया था। आइंदा उसे मुल्की राज नहीं बताए जा सकते थे और न ही उससे कोई अहम काम लिया जा सकता था। वो सोच समझकर गुफ्तगू करे या रवानी में बोलता रहे, उसकी हर बात पर गौर किया जाता था और शुबा किया जाता था कि वो रसवंती या आर्मर की मर्जी के मुताबिक बोल रहा है, और जो बोल रहा है उस बात के पीछे क्या मकसद हो सकता है। वो अपने मुल्क में आकर भी मुसीबत में पड़ गया था। दिन गुजरते जा रहे थे, इलाज होता जा रहा था, दिमागी तवानाई हासिल हो रही थी। 1 माह के बाद वो ख्यालखानी के काबिल हो गया। अपनी आदत के मुताबिक 5-6 मिनट तक सांस रोकने लगा। कोई पराई सोच की लहर दिमाग में आती तो वो सांस रोककर टेलीपैथी जानने वाले को भगा सकता था। इसके बावजूद यकीन नहीं था कि तनवीमी अमल करने वाला आर्मर उसके दिमाग से जा चुका है। उससे मुलाकात करने वही एक फौजी अफसर आता था जो उसे एयरपोर्ट से अस्पताल लाया था। उसने अफसर से कहा, तुम लोग मेरी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहे हो, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, ख्यालखानी करने लगा हूं। मेरी दिमागी तवानाई इस कदर है कि रसवंती या आर्मर मेरे अंदर अब छुप कर नहीं रह सकते। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? तनवीमी अमल का असर 10-15 दिन से ज्यादा नहीं रहता। सिर्फ कमजोर दिमाग के लोग महीनों तक ज़ेरे असर रहते हैं। तुम भी तो कमजोर थे, अब नहीं हूं। इसका सबूत मेडिकल रिपोर्ट है। जो तनवीमी अमल मुझ पर किया गया था उसका असर खत्म हो चुका है। उसके बाद कोई दूसरी बार अमल करने नहीं आया। अगर आता तो मैं उसे महसूस कर लेता। हम तुम्हारा एक फाइनल चेकअप कराएंगे।
दूसरे दिन उसे मिलिट्री अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया गया। उसने पूछा, मुझे यहां क्यों लाया गया है? जवाब में एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके नतीजे में वो कोई सवाल करने के काबिल नहीं रहा। आर्मर जो उसके दिमाग में छुपा हुआ था, दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। वो पेरिस के एक सरकारी बंगले में था। वहां सोनिया से मुलाकात करने आया था। उसने कहा, उन्होंने पास्कल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर बेहोश कर दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेंगे। वो कहने लगी, हाँ, अब सोचो उन्होंने ऐसा क्यों किया है। मुझे उसके दिमाग से निकालने के लिए? तुम्हें उससे दूर रखने के लिए? आखिर कब तक उसे बेहोश रखेंगे? ये उनकी नादानी है। नादानी नहीं, चालाकी है। जब वो होश में आएगा तो तुम उसके दिमाग में कभी नहीं पहुंच सकोगे। तुम ये कहना चाहती हो कि ऑपरेशन थिएटर में उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? सुपरमास्टर ने रसवंती का ब्रेन वॉश कराया था और ये तजुर्बा किया था कि ब्रेन वॉशिंग के बाद भी ख्यालखानी की सलाहियतों को बरकरार रखा जा सकता है। मास्कमैन ऐसा तजुर्बा करने में उससे कई कदम आगे निकल गया है। उसने जोजो के दिमाग को ऑपरेशन के जरिए बिल्कुल तब्दील कर दिया। उस तब्दीली के बावजूद उसकी टेलीपैथी का इल्म बरकरार है। सिर्फ एक नाकामी हुई कि वो जोजो का लहजा न बदल सके, जिसकी वजह से तुम उसके दिमाग में पहुंच गए। मुझे यकीन है पास्कल के भी दिमाग का ऑपरेशन किया जाएगा और साथ ही उसके लहजे को बदलने का तजुर्बा भी किया जाएगा, ताकि तुम फिर उसके अंदर न पहुंच सको। तुम्हारी बात समझ में आती है। वो यही कर रहे होंगे। जोजो का क्या हाल है? हाँ, अच्छी सेहतमंद है। अस्पताल के बाहर लॉन में आकर बैठती है। मुझे मिस्टर आर्मर कहती है। दिल छोटा ना करो। जब पहचान लेगी तो भाई कहा करेगी। मैंने कहा था मुझे भाई कहा करो, उसने जवाब दिया। रिश्ता खा कितना ही मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस हो, उसे सोच समझकर कबूल करना चाहिए। जो लोग अच्छी तरह नहीं सोचते वो महज जज्बाती रिश्ता कायम करते हैं, और जज्बाती रिश्ते जल्द ही झाग की तरह बैठ जाते हैं। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, हमारी जोजो ऐसी नादान बच्ची थी, अब दानिश्वरों के अंदाज में बोलती है और बोलने से पहले खूब समझती है। मैंने शाम को उससे मिलने का वादा किया था। इजाज़त दो, अब जा रहा हूं। वो चला गया, लेकिन चंद सेकंड्स के बाद ही वापस आकर परेशानी से बोला, वो बेहोश है। सोनिया ने मशवरा दिया, उसके खास डॉक्टरों के पास जाओ। वो फिर गया। थोड़ी देर बाद आकर कहने लगा, जोजो के दोनों डॉक्टर एक कमरे में कैदी की हैसियत से बैठे हुए हैं। उनकी सोच ने बताया है कि जोजो को अटेंड करने वाली नर्सों को भी किसी कमरे में बंद किया गया है। 2 घंटे बाद उन्हें रिहाई मिल जाएगी। आखिर ये मास्क मैन क्या करता फिर रहा है? वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर कहने लगी, उन्होंने जोजो और पास्कल को एक ही वक्त में बेहोश किया है। वो एक ही वक्त में दोनों को तुमसे निजात दिलाकर उन पर कोई नया तजुर्बा कर रहे हैं। क्या वही लहजा तब्दील करने वाला तजुर्बा? शायद वही तजुर्बा उनके होश में आने के बाद ही मालूम होगा। वो बेचैन हो गया, उठकर टहलने लगा। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहन के लिए एकदम से परेशान हो जाते हो, जबकि दुश्मन उसकी जात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं जानता हूं, दुश्मन उसे सुई भी नहीं चुभोएंगे, लेकिन उसे बार बार ऑपरेशन के मराहिल से गुजारा जा रहा है। वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त करती होगी, हम महज उसका अंदाजा कर सकते हैं। बर्दाश्त तो वो कर रही है। बर्दाश्त करने दो, वो कुंदन बन रही है। जाओ आराम करो। 4-6 घंटे बाद जोजो से राब्ता कायम करने की कोशिश करना। वो चाहने लगा, फिर दरवाजे के पास रुक कर कहने लगा, उस अजनबी का क्या बना जो खुद को फरहाद कहता आ रहा है? हमने फिलहाल उसे दोस्त बना लिया है। हम उसकी टेलीपैथी से भी कुछ काम लेते रहेंगे और उसे आजमाते रहेंगे। ये बात आर्मर को भी नहीं बताई गई कि सोनिया, पारस और अली तैमूर ने मुझे फरहाद तस्लीम कर लिया है। रसवंती को भी यही समझाया गया कि वो मुझे पसंद करती है, इसलिए बेटों ने और सोनिया ने उसे दोस्त बना लिया है। इस तरह हमारी टीम में एक टेलीपैथी जानने वाले का इजाफा भी होगा और उसे आजमाते भी रहेंगे। आर्मर उसके जवाब से मुतमईन होकर बाहर आ गया। अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गया। उसके आगे पीछे 2 गाड़ियां थीं, जिनमें मुसल्ला अफराद बैठे हुए थे। वो बाबा साहब के इदारे से बाहर सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ आता था। उसने सिक्योरिटी अफसर से कहा, मुझे अस्पताल ले चलो, मैं मारिया और पारस से मुलाकात करूंगा। वो तीनों गाड़ियां उधर चल पड़ीं। आर्मर अपनी बहन जोजो के लिए परेशान था। इस सिलसिले में पारस से कुछ बातें करना चाहता था। उससे पूछना चाहता था कि वो एक शौहर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अदा क्यों नहीं कर रहा है। पहले वो मैडोना के फरेब में रहा, अब मारिया के साथ वक्त गुजार रहा है। जोजो को दुश्मनों के दरमियान बेयारो मददगार छोड़ रखा है। आखिर ये बेहिसी क्यों है? वो गाड़ियां अस्पताल के अहाते में रुक गईं।
उस अस्पताल में सिर्फ फौज के जवान और अफसरान अपने शनाख्ती कागजात दिखाकर दाखिल हो सकते थे। आर्मर ने मारिया और पारस से मुलाकात के लिए खुसूसी इजाज़तनामा हासिल किया था। वो गाड़ी से उतरकर अस्पताल की इमारत में दाखिल हुआ, फिर एक कॉरिडोर से गुजरकर मारिया के कमरे की तरफ जाने लगा। उधर से पारस आ रहा था। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया, फिर पूछा, अंकल आप यहाँ कैसे आ गए? क्यों बेटे, मैं यहाँ आ नहीं सकता? आप तो कहीं आते जाते नहीं हैं। बाबा साहब के इदारे में गोशानशीन हो चुके हैं, इसीलिए आपको यहाँ देखकर हैरानी हो रही है। मैं इत्मीनान से कहीं बैठकर बातें करना चाहता हूँ। वैसे मारिया कैसी है? ठीक है, इलाज में कामयाबी हो रही है। उसका जहर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कम हो सकता है। उसे किसी हद तक नॉर्मल बनाया जा रहा है। वो बातें करते हुए अस्पताल के बाहर आ गए। उसने कहा, मैं अपने कॉटेज में जा रहा हूँ, आप भी वहीं चलकर बातें कर सकते हैं। वो पारस की गाड़ी में आकर बैठ गया। पारस ने उसके सिक्योरिटी अफसर से कहा, तुम लोग आराम करो, अंकल इदारे में वापस जाना चाहेंगे तो तुम्हें ख्यालखानी के जरिए बुला लेंगे। उसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर अस्पताल के अहाते से निकलकर कॉटेज की तरफ जाने लगा। उसने मेन रोड पर आकर पूछा, आप कोई ख़ास बात कहना चाहते हैं? मेरी ख़ास बात का ताल्लुक़ सिर्फ मेरी बहन से होता है। वो हम सब से अजनबी बनकर दूर होती जा रही है। मासमैन उसे जोजो से मौलिना ऑन्द्रोव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इन हालात में तुम उसे भूल चुके हो। ऐसी बात नहीं है अंकल, आप माजी में देख चुके हैं। मैं जोजो को सबसे ज्यादा चाहता हूं। ये चाहत कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये कैसी मोहब्बत है कि तुमने उसे दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़ रखा है। मैं चंद घंटों में साबित कर दूंगा कि मेरी जोजो वहां तन्हा नहीं है, मैं भी उसके साथ हूं। ये क्या कह रहे हो? एक ऐसी बात है जिसे मैं आपको भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप मेरी मोहब्बत पर शुबा कर रहे हैं। इधर मैं जोजो के पास पहुंचने वो बात अधूरी छोड़कर बोला, अच्छा रहने दें, बात जबान से निकलते ही पराई हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हो? क्या मेरी बहन की बात मेरी जबान से पराई हो जाएगी? हरगिज नहीं। तुम जो बात छुपा रहे हो उसे मैं भी छुपा कर रखूंगा। आप जानते हैं हम सब मम्मा की इजाज़त के बगैर किसी अहम मामले में अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठाते। मैंने कई बार जिक्र किया, जोजो के लिए परेशानियां जाहिर की, वहां जाने का इरादा किया, लेकिन मम्मा ने यह कहकर रोक दिया कि सब्र करो, वहां जाना जरूरी नहीं है, जोजो खुद यहां आएगी। आर्मर ने कहा, मुझे सोनिया से इख्तिलाफ है, मगर मैं क्या कर सकता हूं? सिर्फ ख्याल खानी के जरिए बहन को वहां से ला नहीं सकता। अगर आप मेरा साथ दें तो वो आ सकती है। कैसे? वो कॉटेज में पहुंच गए। पारस ने कहा, आप जानते हैं एक बार मैं मम्मा को बताए बगैर तंजीम वाले मुल्क पहुंच गया था। उन दिनों में शीबा मम्मी के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए अंधा हो गया था। आज जोजो की मोहब्बत में अंधा होकर मम्मा को बताए बगैर मॉस्को जा रहा हूं। आर्मर ने खुश होकर पूछा, अच्छा कब जा रहे हो? क्या तुमने अच्छी तरह समझ लिया है? कोई मुसीबत तो नहीं आएगी? मुसीबतें आती जाती रहती हैं, अगर आप साथ देंगे तो। मैं दिल से, दिमाग से और जी जान से तुम्हारे साथ हूं। बोलो मुझसे क्या काम लेना चाहते हो? मैं आपको भी साथ ले जाना चाहता हूं। मुझे? मगर मैं जाऊंगा तो जल्द ही तुम्हारे वहां जाने का भेद खुल जाएगा। हमारे जाने के बाद मम्मा को और सारी दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम यहां से निकल जाएंगे तो मम्मा फिर नहीं बुलाएंगी। मुझे क्यों साथ रखना चाहते हो? मैं चाहता हूं आप दूसरे तमाम फराइज छोड़कर सिर्फ जोजो के पास रहें। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप मेरी तरह इदारे से दूर रहें। हम मास्को कैसे जाएंगे? वहां सिर्फ मैं जाऊंगा। आप मेरे साथ मगरबी जर्मनी तक चलेंगे। वहां सबसे छुप कर रहेंगे। मम्मा और अली तैमूर वगैरह से रब्ता कायम नहीं करेंगे। जब जरूरत होगी तो उन्हें बताया जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। पारस ने एक जाली पासपोर्ट और जरूरी कागजात निकालकर दिखाते हुए कहा, पासपोर्ट की तस्वीरें देखें। मैं इस भेस में इन कागजात के जरिए आसानी से मास्को पहुंच जाऊंगा। आप राजी हैं तो बताएं। यहां का एक सरकारी अफसर मेरा राजदार है। वो 1 घंटे के अंदर आपके लिए भी जाली पासपोर्ट और दीगर कागजात फराहम कर देगा। बेटे, तुम मेरी जोजो के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रहे हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। पारस ने रिसीवर उठाकर किसी से रब्ता कायम किया, फिर उसे एक जाली पासपोर्ट, दीगर जरूरी कागजात और 3 घंटे बाद जाने वाली फ्लाइट के टिकट के लिए कहा। फिर रिसीवर रख दिया। फिर कहने लगा, यहां आपके जिन फराइज की अदायगी ख्यालखानी के जरिए रह गई है उन सब को निपटा लें। मम्मा को बता दें कि आप मेरे पास आराम कर रहे हैं। यहां से 4-5 घंटे बाद जाएंगे। वो कहने लगा, ठीक है, इस तरह किसी को यहां से हमारी रवानगी का शुबा नहीं होगा।
वो ख्यालखानी के जरिए सोनिया से राब्ता कायम करना चाहता था। पारस ने कहा, ठहरिए, आप किससे बातें करने जा रहे हैं? तुम्हारी मम्मा से। आप किसी ज़रूरत के वक्त ही उनसे राब्ता कायम करते हैं। क्या अभी कोई अहम बात है? अभी तो नहीं है। 4 या 6 घंटे बाद जोजो के पास जाऊंगा, फिर सोनिया को उसके मौजूदा हालात बताऊंगा। ठीक है, अभी मम्मा के पास ना जाएं। उन्हें इस बात पर शुबा हो जाएगा कि आप उनसे मेरे पास वक्त गुजारने की बात क्यों कर रहे हैं। आप मुझे जोजो के मौजूदा हालात बताएं। वो बताने लगा। 1 घंटे बाद उसके लिए पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी कागजात आ गए। पासपोर्ट की तस्वीर के मुताबिक पारस ने आर्मर का मेकअप किया, उसके बाद अपना भी हुलिया तब्दील किया। फिर ठीक वक्त पर वो एयरपोर्ट के उस हिस्से में पहुंच गए जहां से 4 चार्टर्ड तैयारे परवास करते थे। वो एक तैयारे में सवार हुए। उस तैयारे के मजीद 2 मुसाफिर थे, एक पायलट और दूसरा पारस का खास मुलाजिम था। जब वो तैयारा परवास करने लगा तो मुलाजिम ने 2 गिलासों में ठंडा मशरूब पेश किया। फिर कहा, रात का खाना तैयार है, जब आप हुक्म देंगे हाजिर कर दूंगा। आर्मर ने कहा, मैं ज़रा देर से खाऊंगा। पारस बेटे, तुम मेरा इंतज़ार ना करो। मैं जानता हूं अंकल, आप जोजो के लिए परेशान हैं। जब तक उसकी मौजूदा बेहोशी का सबब मालूम नहीं होगा, आपकी भूख और नींद उड़ी रहेगी। वो दोनों पीते रहे और बातें करते रहे। गिलास खाली हो गए। पारस ने कहा, प्यारे अंकल, आपकी भूख उड़ चुकी है, लेकिन नींद नहीं उड़ेगी। ये मशरूब अभी आपको गहरी नींद में ले जाएगा। वो खुमार आलूद आवाज में कहने लगा, मैं अभी सोना नहीं चाहता। बेवकूफ, तुम्हारे न चाहने के बावजूद नींद आएगी। आर्मर की आंखें बंद हो रही थीं। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए कहा, तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे? अपने अंकल को बेवकूफ कह रहे थे? वो आगे कुछ ना कह सका, आंखें बंद हो गईं। बड़े आराम से नींद उसे ले टूपी। जिब्रील ग्रांट बड़ा बेचैन था। कभी कमरे में टहलता था, कभी होटल के बाहर आकर दूर तक देखता था कि सोसाना वापस आ रही है या नहीं, उसे कोई जानी नुकसान पहुंचाएगा, यह अंदेशा नहीं था। वो नाराज होकर गई थी और वो बड़ी शिद्दत से उसकी कमी महसूस कर रहा था। फोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या तुम मिस्टर जिब्रील ग्रांट हो? हाँ, मैं बोल रहा हूं। मैं तारीखी खंडराट का इंचार्ज अफसर बोल रहा हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुसाना यहां अंधे कुएं में गिर पड़ी है, बल्कि चंद बदमाशों ने उसे गिराया है। उस कुएं की गहराई नामालूम है। अंदर जहरीली गैस का इम्कान है। आज तक किसी ने उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं की। वो धड़ते हुए बोला, मैं अंदर जाऊंगा, मैं अभी आ रहा हूं। वो रिसीवर को फेंकता हुआ वहां से दौड़ लगाता हुआ रास्ते में आने वालों को गिराता और रौंदता हुआ होटल के बाहर आया। फिर कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट करके तेजी से ड्राइव करता हुआ तारीखी खंडरात की तरफ जाने लगा। उसके दिमाग में छुपे हुए मार्टिन रसल ने उसकी सोच में कहा, मुझे कुएं के अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर मौत है, इसीलिए वहां कोई नहीं जाता। मेरी मोहब्बत वहां गई है, मैं भी जाऊंगा। वो जिंदा होगी तो उसे वापस लाऊंगा, वरना उसके साथ मर जाऊंगा। जिंदगी को जानबूझकर मौत के हवाले करना दानिशमंदी नहीं है। वो झुंझलाकर कहने लगा, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या मैं अपनी सुसाना के बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी कर सकता हूं? मार्टिन रसल चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर उसकी सोच में बोला, हाँ, उसके बगैर मुझे जिंदा रहना चाहिए। इंतकाम लेने के लिए जिंदा रहना चाहिए। बदमाशों ने मेरी सुसाना को उस कुएं में गिराया है। मैं एक एक को कुत्ते की मौत मारूंगा। इस बार वो गुस्से को जरा भूल कर गौर करने लगा। वो बदमाश कौन हो सकते हैं? उन्हें मेरी सुसाना से क्या दुश्मनी हो सकती है? दिमाग में छुपा हुआ शातिर जानबूझकर खामोश रहा। वो जिब्रील को अपने तौर पर सोचने का मौका दे रहा था। वो खंडरात के इहाते में पहुंच गया। अंधे कुएं के पास पुलिस अफसरान और सिपाही मौजूद थे। वो कार से उतरकर दौड़ता हुआ उनके पास आ गया। फिर कहने लगा, मैं जिब्रील ग्रांट हूं। क्या सुसाना को इसी कुएं में गिराया गया है? हाँ, इसी कुएं में। वो तेजी से चलते हुए कुएं के करीब जाने लगा। चंद सिपाहियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसके एक हाथ के झटके से वो सब दूर जाकर गिर पड़े। एक अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर कहा, रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। एक जूनियर अफसर ने कहा, सर, इस पर गोलियां असर नहीं करती, ये धमकियों से नहीं रुकेगा। वो कुएं की आनी जालियों पर चढ़ गया था। वहां के इंचार्ज ने कहा, हम तुम्हें अंदर जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन पूरे इंतजामात के साथ जाओ ताकि सुसाना को संभाल कर ऊपर ला सको। दूसरे अफसर ने कहा, जल्दबाजी से तुम उसे बचा नहीं सकोगे। गैस मास्क पहन लो। एक गैस मास्क और सिलेंडर फाजिल रख लो। टॉर्च वगैरह भी जरूरी है।
इसके बाद कमर से रस्सा बांधकर उतर जाओ। जिब्रील अपने लिए कभी एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करता, फौरन कुएं में छलांग लगा देता, लेकिन सोसाना को हिफाजत से लाने के लिए वो जरा रुक गया। करीबी दफ्तर के स्टोर रूम से गैस मास्क, सिलेंडर, टॉर्च और रस्से वगैरह लाए जा रहे थे। एक पुलिस अफसर ने एक पासपोर्ट दिखाते हुए कहा, यह मिस्टर पारस अली तैमूर का पासपोर्ट है, यहाँ कुएं के पास पाया गया है। क्या मिस्टर पारस को तुम लोगों से कोई दुश्मनी है? जिब्रील ने अफसर से पासपोर्ट झपट लिया, उसे खोलकर देखा। उसमें पारस की तस्वीर थी। वो गरज कर कहने लगा, कुत्ते कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी बोटी बोटी जानवरों को खिलाऊंगा। मार्टिन रसल ने उसकी सोच में कहा, पहले मुझे पारस को कुत्ते की मौत मारना चाहिए। मैं कुएं में जाऊंगा और जिंदा वापस नहीं आऊंगा तो मेरी सोसाना का कातिल हंसती खेलती जिंदगी गुजारता रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं भी जान से जाऊंगा। शायद उसका यही मंसूबा है कि मैं सोसाना की लाश कुएं से लाने की हिमाकत में खुद मर जाऊं। नहीं, मुझे मरना नहीं चाहिए। कुएं में उतरने का तमाम सामान मुहैया कर दिया गया। उसने इंचार्ज से पूछा, क्या इस कुएं में पहले कभी कोई नहीं गया? बरसों पहले 2 शख्स पूरी तैयारी के साथ गए, लेकिन फिर लौट कर नहीं आ सके। जो रस्सा कमर से बांध कर गए थे वो कट गया था। इससे पहले की भी तारीखी रिपोर्ट बताती हैं कि ये मौत का कुआं है। रोमन शहंशाह मुजरिमों को आधे मारते थे और आधा जिंदा छोड़कर इस कुएं के अंदर फेंकवा देते थे। दूसरे अफसर ने कहा, अब इस कुएं के अंदर जाना कानूनन मना है, लेकिन तुम हमारे काबू में नहीं आओगे। हम तुम्हें जख्मों से चूर करके भी अंदर जाने से रोक नहीं सकेंगे। फिर क्यों न ये तजुर्बा किया जाए कि जिस पर तलवार और बंदूक की गोलियां असर नहीं करती हैं, ऐसा गैर मामूली शख्स गहराई में जाकर वापस आ सकता है या नहीं। जिब्रील ने पासपोर्ट खोलकर पारस की तस्वीर दिखाते हुए कहा, मुझसे वादा करो, मेरे मरने के बाद इसे सजाए मौत तक पहुंचाओगे। एक अफसर ने कहा, पारस फ्रांस का बाशिंदा है। अगर वो हमारे मुल्क से जा चुका है तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जिब्रील ने गुस्से से कहा, मैं किसी मुल्क की सरहद को तस्लीम नहीं करता। वो दुनिया के जिस हिस्से में होगा मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो कुएं की आनी जालियों से अंदर झांक कर पुकारने लगा, सोसाना, सोसाना, क्या तुम अपने जिब्रील की आवाज सुन रही हो? मुझे जवाब दो, मुझे किसी तरह बताओ कि तुम जिंदा हो। ऐसा कहते वक्त वो चौंक गया। उसे याद आया कि सुपर मास्टर का ख्याल खानी करने वाला सुसाना के दिमाग में जाकर उसकी जिंदगी और मौत के बारे में मालूम कर सकता है। जहन में इस ख्याल के साथ ही वो आनी जालियों पर से उछलकर सिपाहियों के पास आ गया। सब लोग पीछे हट गए। उसने पूछा, यहां टेलीफोन है? एक अफसर ने दफ्तर की तरफ इशारा किया। वो दौड़ता हुआ दफ्तर की इमारत में आ गया। वहां पहले कमरे में जो पहला टेलीफोन नजर आया उसे जल्दी से इस्तेमाल करते हुए राब्ता कायम करते हुए कहने लगा, मैं जिब्रील ग्रांट बोल रहा हूं। यस सर, हुक्म दीजिए। हॉटलाइन पर सुपर मास्टर से कहो, मेरी सुसाना एक अंधे कुएं में गिर पड़ी है, उसकी जिंदगी का सुराग नहीं मिल रहा है, लिहाजा अपने टेलीपैथी जानने वाले को फौरन मेरे दिमाग में भेजो। वो ख्याल खानी के जरिए अंधे कुएं में सुसाना तक पहुंच सकेगा। जल्दी करो, मुझे 10 मिनट के अंदर एक टेलीपैथी जानने वाला चाहिए। मार्टिन रसल मौजूद था लेकिन खामोश था। जिब्रील ने सुपर मास्टर के जिस एजेंट से फोन पर बात की थी उसके दिमाग में जाकर कहने लगा, सुपर मास्टर को तमाम बातों का इल्म है, मैं जिब्रील के पास जा रहा हूं। वो 10 मिनट के बाद आवाज और लहजा बदल कर आया, फिर अनजान बनकर बोला, क्या सोसाना अंधे कुएं में है? हाँ, फौरन उसके दिमाग में जाओ। कैसे जाऊं? मैंने कभी सोसाना की आवाज नहीं सुनी। ओ यू फूल, सुपर मास्टर के पास हम सब की आवाज और लहजे के कैसेट मौजूद हैं। जाओ सोसाना की आवाज सुनकर आओ। वो दिमाग से निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद आकर कहने लगा, मैंने सोसाना की आवाज का कैसेट सुना था, फिर उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस उसका दिमाग मुर्दा हो चुका है, वो मर गई है। नहीं, वो पूरी कुव्वत से गरजने लगा, वो नहीं मर सकती, मैं सारी दुनिया को मार डालूंगा। उसने बड़ी सी मेज को उलट दिया, भारी भरकम अलमारी को उठाकर फेंक दिया। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पारस के एक एक रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दूंगा। वो गरजता हुआ पुलिस अफसरान की तरफ आया। वो लोग दूर भागने लगे। एक ने कहा, मिस्टर जिब्रील रुक जाओ, हमें नुकसान पहुंचाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारी दुश्मनी पारस से है, हमसे नहीं है। उसने इमारत के बाहर खड़ी हुई कार को एक तरफ से उठाया, फिर उसे दूसरी तरफ उलटकर कहा, तुम पुलिस वाले यहां क्या कर रहे हो? जाओ उसे तलाश करो। मुझे मालूम होना चाहिए कि वो इस शहर में है या नहीं। अगर नहीं है तो बताओ वो कहां गया है। जो पुलिसमैन उसका सुराग लगाने में नाकाम रहेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। दूसरी तरफ से यकीन दिलाया गया
कि वो घंटे भर के अंदर मुल्क छोड़ देगा। उसे कहो एयरपोर्ट से खबर मिली है, पारस फलां फ्लाइट से पेरिस चला गया है। उस अफसर ने पुलिस स्टेशन में अपने एक मातहत अफसर को फ़ोन करके यही बात समझाई। फिर हिदायत की कि वो 5 मिनट के बाद यहाँ फ़ोन करे। उसके बाद उसने जिब्रील को बुलाकर कहा, मिस्टर, हमने सारे शहर की नाकाबंदी कर दी है। वो जिस रास्ते से भी भागना चाहेगा हमें खबर हो जाएगी। कब खबर होगी? उसने मेज़ पर घूंसा मारा। मेज़ का वो हिस्सा टूट गया। टेलीफोन उछलकर इधर से उधर हो गया। अफसर अपनी जान बचाने के लिए कुर्सी समेत पीछे की तरफ उलट गया। मार्टिन रसल ने उसकी सोच में समझाया, ये मैं क्या कर रहा हूं? क्या गुस्सा करने से दुश्मन की गर्दन हाथ में आ जाएगी? हरगिज़ नहीं। कानून के मुहाफिजों को नुकसान पहुंचाऊंगा तो ये बेचारे सहम जाएंगे। जैसे मेरी मदद करना चाहिए वैसे नहीं कर सकेंगे। फोन की घंटी बजने लगी। अफसर ने रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ की बात सुनी। फिर कहा, प्लीज यही बात मिस्टर जिब्रील ग्रांट को बताओ। जिब्रील ने उससे रिसीवर लेकर कान से लगाया। फिर गुर्राकर पूछा, कौन है? क्या बात है? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं एक पुलिस अफसर हूं, एयरपोर्ट से बोल रहा हूं। पारस अली तैमूर आधा घंटा पहले जा चुका है। कहाँ गया है? पेरिस। वो अपने चार्टर्ड तैयारे में गया है। उसने रिसीवर को टेलीफोन पर पटक दिया। फिर उसे उठाकर सुपर मास्टर के एजेंट से बात करना चाहता था, लेकिन वो फोन उसके पटकने के बाइस टूट गया था। तार भी अलग हो गया था। वो उसे उठाकर फेंकना चाहता था। मार्टिन रसल ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में बड़ी देर से हूं और तुम गुस्से में मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं कर रहे हो। बाय द वे, मैंने तुम्हारे ख्यालात पढ़ लिए हैं। तुम भी एक चार्टर्ड तैयारा करके पेरिस पहुंचना चाहते हो। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, अभी तैयारा चार्टर्ड कराऊंगा। मैं यहां एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूंगा। जब तक पारस को कत्ल नहीं करूंगा एक दाना मुंह में नहीं डालूंगा, एक घूंट पानी भी नहीं पीऊंगा। सुनो जिब्रील, तुम्हारे रूबरू आने वाले तुमसे खौफजदा रहते हैं। मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए समझाता हूं, गुस्सा थूक दो। पारस बहुत चालाक है। वो तुम्हारे गुस्से को हथियार बनाकर तुम्हें शिकस्त देगा। बकवास मत करो, मेरी रवानगी का इंतजाम करो। जब तक गुस्सा करोगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहा हूं। दुनिया का कोई भी शाहजोर गुस्से की हालत में कभी कामयाब नहीं होता। वो गुस्से से चलता हुआ अपनी गाड़ी में आकर बैठते हुए बोला, अब मैं सुपर मास्टर के एजेंट के जरिए तैयारा चार्टर्ड कराऊंगा। अगर पुरसुकून नहीं रहोगे और जोश और जुनून में जाओगे तो मैं पारस को तुम्हारी आमद की इत्तला दूंगा। वो पेरिस छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाएगा। तुम उसे कभी तलाश नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मेरे सामने आओ। बचकाना बातें ना करो, गुस्सा थूक दो। वो तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। दिमाग में गर्मी भरी हुई थी, सर चकरा रहा था। मार्टिन रसल ने उसके दिमाग को जरा सा बहका दिया। गाड़ी का स्टीयरिंग बहक गया। वो एक दुकान के शीशों को तोड़ती हुई अंदर घुस गई। ऐसे हादसे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन दुकान को लाखों का नुकसान पहुंचा। सेल्स गर्ल और दुकानदार जख्मी हुए। मार्टिन ने कहा, अब तुम पर केस होगा, मुकदमा चलेगा। यहां से फरार होना चाहोगे तो अपनी ताकत से चंद लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, लेकिन इस मुल्क की सरहद को पार नहीं कर सकोगे। मुझे सुपर मास्टर यहां से निकालेगा। सुपर मास्टर ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे यहां भेजा है और ताकीद की है, जब तक तुम गुस्सा कम नहीं करोगी, खुद को नॉर्मल नहीं रखोगे, मैं तुम्हें पारस से मुकाबले की इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हारे रास्ते में ऐसी रुकावटें पैदा करता रहूंगा। कितने ही सिपाही राइफलें तानकर उसे चारों तरफ से घेर रहे थे। जिब्रील ठंडा पड़ गया। अब अकल आई कि कितने सिपाहियों को मारेगा। अगरचे गोलियों से नहीं मरेगा, लेकिन जख्मी होता रहेगा। पेरिस पहुंचने में देर होती रहेगी। मार्टिन ने कहा, अब तुम नॉर्मल होकर दुरुस्त बात सोच रहे हो। मैंने कार के हादसे का एक नमूना पेश किया है। जिस तैयारे में तुम जाओगे उसके पायलट को अपने काबू में रखूंगा और जब चाहूंगा तुम्हें आसमान की बुलंदी से नीचे गिरा दूंगा। मैं तुम्हारे रास्ते का पत्थर भी हूं और फूल भी। नॉर्मल रहकर मुझे फूल बनाए रखो। मैं वादा करता हूं, गुस्सा नहीं करूंगा। इस मुसीबत से निजात दिलाओ। मार्टिन ने एजेंट को बुलाकर दुकानदार और पुलिस वालों को यकीन दिलाया कि तमाम नुकसानात का भरपूर मुआवजा अदा किया जाएगा। मिस्टर जिब्रील को हिरासत में न लिया जाए। बहरहाल उसे कानून की गिरफ्त से बचाकर रोम से पेरिस की तरफ रवाना कर दिया। उसे सोसाना से अलग करने के लिए सुपर मास्टर के आदमियों को बड़ी दुश्वारियों से गुजरना पड़ा था, और इतनी दुश्वारियों और कातिलाना मंसूबे के बावजूद वो जिंदा थी। जब उस पर तेजाबी सिरिंज के जरिए हमले किए जा रहे थे, तब सुपर मास्टर का टेलीपैथी जानने वाला कैनी पॉल उन हमला आवरों में से एक के दिमाग में था।
और इस मौके के इंतजार में था कि सुसाना बुरी तरह जख्मी हो, फिर उसके दिमाग में जगह मिले। तेजाब का एक छींटा भी उसके बदन पर पड़ता तो वो अजियत में मुब्तला हो जाती, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो आखिर वक्त तक तेजाब से बचती रही और यूं बचने के लिए ही उसने मौत के कुएं में छलांग लगाई थी। कैनी पॉल ने उसकी चीखें सुनते ही ख्यालखानी की छलांग लगाई। उसके दिमाग में पहुंच गया, उसके आसपास गहरी तारीकी थी और पता नहीं कितनी गहरी पस्ती थी कि वो चीखें मारती हुई नीचे चली जा रही थी और पस्ती की तरफ मौत का बुलावा खत्म नहीं हो रहा था। आखिर वो एक दलदल में जाकर गिरी। कैनी पॉल यकीन से नहीं कह सकता था कि वो दलदल है, क्योंकि दलदल में धंसने वाले अपने जोर पर उठ नहीं सकते, बल्कि जितना जोर लगाते हैं धंसते चले जाते हैं। हैरानी की बात थी कि वो उठकर बैठ गई, फिर गर्दन तक धंसने लगी तो उठकर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने कैनी पॉल को महसूस किया तो सांस रोक ली। वो दिमाग से बाहर निकल आया। उसने दूसरी बार ख्यालखानी की परवास की, लेकिन वो परवास न कर सका। उसे ये मालूम करने की बेचैनी थी कि सुसाना इतनी बुलंदी से नामालूम पस्ती में गिरकर कैसे बच गई और अब वहां क्या कर रही है। उसने एक बार फिर ख्यालखानी की परवास की। परवास करते ही झाग की तरह बैठ गया। तब मैंने कहा, कैनी पॉल, आराम से बैठे रहो। सुसाना के पास जाना चाहोगे तो खोपड़ी के अंदर जलजले पैदा कर दूंगा। वो सहम कर खला में तकने लगा। उसे तनवीमी अमल याद आ गया था। वो अपने आमिल को दिमाग से निकाल देने की जुर्रत नहीं कर सकता था। उसने आजिज़ी से कहा, मुझे सुसाना के पास जाने दो। अगर मैं उसके मुताल्लिक सुपर मास्टर को सही रिपोर्ट नहीं दूंगा तो उसे शुबा होगा कि मैं किसी के जेरे असर आ गया हूं और अपने सुपर मास्टर के मंसूबों को अपने आमिल पर जाहिर कर रहा हूं। मैंने कहा, तुम अपने मास्टर को रिपोर्ट दे सकते हो कि सुसाना का दिमाग तारीकियों में डूब गया है। इसके बावजूद दिमाग में जगह मिल रही है। वो जिंदगी और मौत के दरमियान में है। मैं अभी आकर तुमसे बाकी बातें करूंगा। मैं उसे छोड़कर सुसाना के पास पहुंच गया। जब सुसाना ने फ्रांसीसी सफीर के पास पहुंचकर पारस से फोन पर गुफ्तगू की थी, तब पारस मेरे ही पास कॉटेज में था। उसने मुझे सुसाना के हालात बताए। मैंने कहा, फिक्र ना करो, मैं उसके दिमाग में रहूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें भी एहतियातन रूपोश रहना चाहिए। पारस ने कहा, मैं समझ रहा हूं। सुपर मास्टर को यकीन हो गया है कि मैं सुसाना की तरह जिब्रील को भी दोस्त बना लूंगा, लेकिन वो मुझ पर कातिलाना हमला करा सकता है। तुम हुलिया बदल कर रोम जा सकते हो। सुसाना को तुम्हारी जरूरत है। जी, मैं रवानगी की तैयारी करता हूं। आप मुझे उसके हालात बताते रहें। मैंने उस वक्त सुसाना के पास आकर देखा तो कितने ही दुश्मन हाथों में सिरिंज लिए उसे घेरने के लिए मुख्तलिफ गलियों से आ रहे थे। वो उनसे बचती हुई खंडराट में पहुंच गई थी। अंधे कुएं के पास लड़ाई के दौरान मैंने कितने ही सिरिंज वालों से उसे बचाया, लेकिन उस वक्त मजबूर हो गया जब वो आनी जाली को पकड़कर कुएं के अंदर लटक गई थी। दुश्मन तेजाब की पिचकारी छोड़ रहे थे। वो तेजाब से गलने और मरने वाली थी। ऐसे वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि जो टाइम बॉम्ब के धमाके से नहीं मरी, टुकड़े होकर फिर जुड़ गई, हो सकता है अंधे कुएं में जाकर अपनी जान बचा ले। इस ख्याल के साथ ही मैंने आनी जाली से उसकी गिरफ्त ढीली कर दी, उसे कुएं की गहरी पस्ती में पहुंचा दिया। मुझे यकीन था कि कैनी पॉल ऐसे वक्त पर उसके दिमाग में जगह बनाएगा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि सुसाना गहराई में पहुंचकर भी सलामत है, तो मैं कैनी पॉल को वार्निंग देने गया। मेरा तनवीमी अमल उसके गले में हड्डी की तरह अटक गया था। न मुझे उगल सकता था, न निगल सकता था, और न ही सुपर मास्टर को बता सकता था कि वो मेरा गुलाम बन चुका है। मैं कैनी पॉल का रास्ता रोककर फिर सुसाना के पास आ गया। वो दलदल में चल रही थी और कुएं की दीवारों को टटोल रही थी। गहरी तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। दलदल में चलना मुमकिन नहीं होता, चूंकि कदमों तले सख्त जमीन थी। इसलिए वो गैर मामूली कुव्वत के बल पर दलदल को चीरती हुई घूम घूम कर दीवार को टटोलती जा रही थी। एक जगह दीवार की एक ईंट ढीली थी। वो उस पर से हाथ फेरती हुई आगे बढ़ना चाहती थी। मैंने उसे रोक दिया। उसकी सोच में कहा, ये एक ईंट ढीली क्यों है? इसे बाहर निकालकर आजमाना चाहिए, कोई खातिर खा नतीजा हासिल हो सकता है। इस ख्याल के तहत उसने ईंट को जरा हिलाया, फिर जोर लगाकर अपनी तरफ खींच लिया। ईंट दीवार से निकलकर हाथ में आ गई। मैंने उसकी सोच में कहा, इस ईंट की जगह हाथ डालकर देखना चाहिए। उसने खला में हाथ डाला। एक आहनी कल पर हाथ पड़ा। वो उसे दाएं बाएं घुमाने लगी। कोई नतीजा ना निकला, लेकिन उस आहनी कल का कोई मकसद तो होगा। उस तारीखी अंधे कुएं की गहराई में कौन वहां पहुंचा था? किसने वो आहनी कल वहां लगाई थी? आज के तरक्की याफ्ता साइंसी दौर में तारीखी इमारतें, उन इमारतों के तहखाने और अंधे कुएं पुरस्कार नहीं रहे।
आसार कदीमा के माहिरीन को हुकूमत के वसी ज़राए वहाँ तक पहुँचा देते हैं। जिन ममालिक में ज़राए महदूद होते हैं, वहाँ के स्मगलर और दूसरे जराइम पेशा अफराद उन ज़ेर ज़मीन हिस्सों में पहुँच जाते हैं। सोसाना ने उस आनी कल को पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचा तो हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आई। कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह सरक रही थी। वो दोनों हाथ फैलाकर दीवार को टटोलने लगी। एक जगह खला महसूस हुआ। गहरी तारीकी में आंखें काम नहीं कर रही थीं, हाथ रहनुमाई कर रहे थे। वो खला इतना बड़ा था जिसमें से वो गुजर सकती थी। उसने संभल कर वहां कदम रखा। एक अंधी की तरह दोनों हाथ बढ़ाकर आगे जाने लगी। आगे कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन कोई मुसीबत पेश आ सकती थी। वो चलते चलते रुक गई। फिर वही सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे घूमकर अंदाजा लगाया कि अंधे कुएं की जो दीवार सरक गई थी, वो फिर सरसराहट की आवाज के साथ बराबर हो गई है। वो कुएं के दायरे से निकलकर किसी जेर जमीन हिस्से में आ गई थी। उसका अंदाजा गलत नहीं था। आंखों को अंधा कर देने वाले अंधेरे में किसी ने गहरी सरगोशी में पूछा, कौन हो तुम? वो खामोश रही। आवाज की समत का अंदाजा करने लगी। चूंकि सरगोशी दूर तक गूंजती गई थी, इसलिए अंदाजा ना हो सका कि बोलने वाला कहाँ है। फिर वही धीमी सी आवाज आई, जवाब दो, कौन हो? सोसाना ने पूछा, तुम कौन हो? मैं कहाँ पहुंच गई हूं? जहां भी हो, तुम्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब मैं आने का रास्ता लेती हूं तो जाने का रास्ता भी निकाल लेती हूं। हम हैरान हैं कि तुम कुएं की बुलंदी से गिरकर भी सलामत हो और बड़ी दिलेरी से चहक रही हो। मेरा ख्याल है तुम लोग मुझे देखना पसंद करोगे। बेशक तुम्हें देखेंगे। आज तक हमने यहां आने वालों की लाशें देखी हैं। तुम्हारी भी लाश देखेंगे, क्योंकि हम किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाते हैं। मेरी लाश देखने के लिए मुझे मारना होगा। मारने के लिए रोशनी की जरूरत होगी। क्या मेरी आवाज की समत गोली चलाओगे? उसी लम्हे खटाक की आवाज के साथ एक गोली आकर उसके जिस्म में पेवस्त हो गई। साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर इस्तेमाल किया गया था। किसी ने हंसते हुए कहा, मैं अंधेरे में आवाज की समत सही निशाना लगाता हूं। आज तक मेरा निशाना खता नहीं हुआ। अफसोस तुम अंधे कुएं में से तो बच गई, अंधी मौत से न बच सकी। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर उसी आवाज ने किसी को हुक्म दिया, लाइट ऑन करो। वो अचानक रोशनी में नहा गई। तेज रोशनी के बायस उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन रोशनी हद से ज्यादा हो तो कुछ दिखाई नहीं देता। उजाला भी आंखों में चुभने लगता है। उसने अपनी आंखों पर एक हाथ का साया करते हुए देखा। वो एक बंद कमरे में था। दरवाजा बंद नजर आ रहा था। यकीनन वो मुकफ्फिल होगा। उसने रोशनी की तरफ मुंह फेर कर देखा। उधर एक दीवार पर एयर कंडीशनर लगा हुआ था। कमरे में जरूरियात जिंदगी का हर सामान था। वो बिस्तर से उठकर स्विच बोर्ड के पास आ गया। फिर उसने तेज रोशनी को बुझा दिया। अब वहां जो रोशनी थी वो काबिल बर्दाश्त थी। उसने बिस्तर के सराहने रखे हुए एक रिकॉर्डर को देखा। उसे वहां रखने का कोई मकसद होगा। उसने करीब आकर उसके बटन को दबा दिया। टेप चल पड़ा। पहले चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर एक आवाज उभरी, मिस्टर आर्मर, शुक्रिया। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। मैं दूसरी बार उस वक्त शुक्रिया अदा करूंगा जब तुम मेरे दिमाग में आने की हिमाकत करोगे। हाँ, तो फिर आ रहे हो? आने से पहले इस रिकॉर्डर को बंद कर दो। आर्मर ने उसे बंद कर दिया। ख्यालखानी की परवास की। फिर उसके दिमाग में पहुंचते ही वापस हो गया। रिकॉर्डर के जरिए बोलने वाले ने सांस रोक ली थी। आर्मर ने फिर एक बार कोशिश की, फिर नाकाम हुआ। सराहने रखे हुए रिकॉर्डर को सोचती हुई नजरों से देखने लगा। फिर उसके बटन को दबा दिया। उसमें से आवाज आई, तुमने मेरे दिमाग में आने और नाकाम वापस जाने की हिमाकत की है। मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। प्लीज आइंदा ऐसी हरकत ना करना, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। रिकॉर्डर चंद साथ के लिए खामोश हुआ। फिर बोलने लगा, जिस तरह तुम लोगों ने मैडोना और पास्कल को जेर जमीन कोठरी में कैद किया था, उसी तरह तुम्हें भी इस जेर जमीन मेहमान खाने में रखा गया है। लेकिन हमारी आला ज़र्फी देखो। हमने तनवीमी अमल या किसी दवा के जरिए तुम्हारे दिमाग को कमजोर नहीं बनाया है। तुम जिस्मानी तौर पर कैद हो, लेकिन दिमागी तौर पर आज़ाद हो। सोनिया, पारस, अली, तैमूर और दुनिया जहां के लोगों से रब्ता कायम कर सकते हो। हाँ, ये तुम्हारी आला ज़र्फी है। मुझे कमज़ोर बनाकर अपने टेलीपैथी जानने वालों को मेरे दिमाग में भेज सकते थे, लेकिन तुम मेरे दिमाग से दूर कैसेट रिकॉर्डर के जरिए बातें कर रहे हो। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं।
तुम किस टेलीपैथी जानने वाले का ताल्लुक मुझसे जोड़ रहे हो? क्या मुझे सुपर मास्टर, मास्कमैन या तंजीम वालों का कोई सरबराह समझ रहे हो? तुम कौन हो? यह बताना होता तो सामने आकर गुफ्तगू करता। मुझसे क्या दुश्मनी है? ये दुश्मनी नहीं, एक नई दोस्ती की इब्तिदा है। मैं एक ऐसी तंजीम का बानी हूं जिसका मकसद सिर्फ मोहब्बत और इंसान दोस्ती है। मैं सुपर मास्टर और मास्कमैन के दरमियान ताकत का तवाजुन कायम करके उनके सुपर पावर होने के दावों को खत्म करना चाहता हूं। ये ताकत की बर्तरी खत्म होगी तो दुनिया में अमन व अमान कायम होगा। फिर ये ताकतें फरहाद की फैमिली से भी दुश्मनी नहीं करेंगी। तुम अपनी बातों से और ख्यालों से बहुत अजीम लगते हो, लेकिन तुम्हारा अमल इंसानियत की तौहीन करता है, जैसे तुमने मुझे अगवा करके मेरी तौहीन की है। इसके लिए मैं एक नहीं 1000 बार मुआफ़ी मांगता रहूंगा और तुम्हें समझाने की कोशिश करता रहूंगा कि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। बाज़ हालात में बहुत ज्यादा नेकी करने के लिए थोड़ी सी बुराई करनी पड़ती है, और तुम्हारे जैसे नेक आदमी को थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अगर मैं कहता आर्मर, तुम बाबा साहब के इदारे में रहकर किसी का भला नहीं कर सकोगे, मेरे पास आ जाओ, तो तुम कभी ना आते। तुम तो बहुत सच्चे हो। सच बताओ, क्या चले आते? मैं बाबा साहब के इदारे में रहकर उसी इंसान दोस्ती के फराइज अदा कर रहा हूं जो तुम चाहते हो। गलत। तुमने उस इदारे में रहकर फरहाद की फैमिली के लिए काम किए, और वो भी इसलिए कि तुम्हारी बहन पारस से ब्याही गई है। तुम सच्चे और ईमानदार कहलाते हो। जरा अपने ज़मीर की ज़बान से बोलो, तुमने टेलीपैथी जैसे मजबूत हथियार से कभी दुनिया में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की? कभी मजलूम अवाम की भलाई के लिए सुपर ताकतों की कुव्वतों को एतदाल पर लाने की कोशिश की? नहीं आर्मर, नहीं। तुम कभी जोजो के लिए फिक्रमंद रहे? उसकी शादी हुई तो उसे बालिग बीवी के रूप में देखने के लिए बेकरार रहे। कभी बहन को, कभी रसवंती को अगवा होने से बचाते रहे। कभी पारस और अली तैमूर के काम आते रहे। कभी सोनिया के मातहत बनकर रहे। वो एक जरा तवक्कुफ से कहने लगा, जरा गौर करो आर्मर, फरहाद की फैमिली के लिए तुम सुपर मास्टर और मास्कमैन से टकराते रहे, यानी सुपर मास्टर, मास्कमैन, तंजीम वाले और फरहाद की फैमिली के दरमियान जारी रहने वाली जंग को और शदीद करते रहे हो। मैं बाबा साहब के इदारे की जानिब से कई बार अमन का पैगंबर बनकर सुपर ताकतों के दरबार में गया, लेकिन किसी ने मेरी मोहब्बत और दोस्ती के पैगाम को नहीं समझा। इसलिए नहीं समझा कि तुम एक इदारे की जानिब से गए थे। इसी तरह सुपर मास्टर, मास्कमैन और तंजीम वालों की तरफ से पैगंबर आए तो फरहाद की फैमिली ने उन्हें कबूल नहीं किया। तुम ये कहोगे कि दुश्मन नाकाबिल एतबार होते हैं। मैं भी यही कहता हूं कि तुम सब एक दूसरे के लिए नाकाबिल एतबार हो। सिर्फ मैं भरोसे के काबिल हूं, क्योंकि मैंने आज तक किसी से जंग नहीं की, किसी की जात को मुझसे नुकसान नहीं पहुंचा। अगर तुम आज से गुमनाम रहकर मेरे साथ ताउन करोगे तो किसी सुपर ताकत को यह मालूम नहीं होगा कि तुम मेरे साथ मिलकर अमन व अमान के रास्ते हमवार कर रहे हो। मैं तन्हा तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं? मैं अपने तमाम मंसूबे तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन पहले रास्तारी शर्त है। जब तुम यकीन दिलाओगे कि तुमने अपने और पराए तमाम लोगों से एक नामालूम मुद्दत के लिए राब्ता खत्म कर दिया है और खुद को गुमनाम बना लिया है, तो आर्मर ने बात काट कर कहा, जब तक सांस बाकी है अपनी जोजो से राब्ता खत्म नहीं करूंगा। अगर तुम राब्ता खत्म करके बहन की भलाई कर सको, उसे मास्कमैन की कैद से रिहाई दिला सको, उसे अपने दामाद पारस तक पहुंचा सको, तो क्या तुम्हारी ये गुमनामी बेहतर न होगी? वो सोच में पड़ गया। फिर उसने चौंक कर कैसेट रिकॉर्डर को देखा। ये कैसे मुमकिन है कि जो बात वो कह रहा था उसका जवाब कैसेट रिकॉर्डर से मिल रहा था? उसने गौर से देखा तो कैसेट रुक गया था। रिकॉर्डर ऑफ हो चुका था, लेकिन आवाज आ रही थी। वो गुमनाम अजनबी हंसते हुए कह रहा था, मैं तुम्हारे करीब हूं, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं सकोगे। सामने नहीं आओगे तो दोस्ती और एतमाद कायम नहीं होगा। एतमाद कायम करने के लिए ही मशवरा दे रहा हूं कि गुमनाम हो जाओ, दुनिया वालों के लिए मर जाओ, बहन की भलाई के लिए और आलमी सतह पर अमन व अमान कायम करने के लिए जिंदा रहो। मैं तुम्हें सोचने की मोहलत दे रहा हूं। रात के खाने पर मुलाकात होगी। तुम चाहोगे तो सामने भी आ जाऊंगा। बोलने वाला खामोश हो गया। आर्मर ने चंद सेकंड तक उसके दोबारा बोलने का इंतजार किया, फिर पूछा, रात के खाने का वक्त कब होगा? मुझे इस कैद खाने में दिन रात का पता नहीं चल रहा है। मेरे पास घड़ी भी नहीं है। उसे जवाब नहीं मिला। वो एक इजी चेयर पर आकर बैठ गया। वक्त मालूम करना निहायत आसान था।
किसी भी शनासा का दिमाग उसे वक्त और दिन रात का हिसाब बता देता, लेकिन वो सोच में पड़ गया उसे ख्यालखानी करनी चाहिए या नहीं। अगर वो फराद की फैमिली के किसी मेंबर से रब्ता कायम करेगा तो फिर गुमनाम या गुमशुदा नहीं रहेगा, और उस अजनबी का मशवरा संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर रहा था कि उसे अपनों के लिए मर जाना चाहिए, अपनी बहन और आलमी अमन के लिए जिंदा रहना चाहिए। अजनबी की इस बात में वजन था कि उसने बाबा साहब के दायरे में रहकर दुनिया वालों को सुपर ताकतों के हथकंडों से निजात नहीं दिलाई, उनकी बरतरी को एतदाल में लाने के लिए कोई काबिल जिक्र कारनामा अंजाम नहीं दिया। अगर वो गुमनाम रहकर ऐसे कारनामे अंजाम दे सकता है और जो को पारस के पास पहुंचा सकता है, तो उसे टेलीपैथी के इल्म को इसी मुस्बत तरीके से काम में लाना चाहिए। वो इस सिलसिले में हर पहलू पर गौर करने लगा। पहला अहम सवाल ये था कि सुपर ताकतों की बरतरी को खत्म करने का अज़्म करने वाला अजनबी खुद कितना ताकतवर है, कैसी जहानत का हामिल है और कितने अहम ज़राए का मालिक है। सुपर ताकतों को एतदाल पर लाने का तरीक़ाकार क्या होगा। उस अजनबी की तंजीम में और कितने काबिल और गैर मामूली सलाहियतों के आदमी मौजूद हैं। उसने जितने भी मंसूबे बनाए हैं वो काबिल अमल हैं भी या नहीं। और एक अंदेशे की बात यह भी थी कि यह सुपर मास्टर या मार्क्समैन की चाल भी हो सकती थी। वो पुरस्कार अजनबी बनकर उससे नेक काम कराने के बहाने गलत काम ले सकते थे, लेकिन यह अंदेशा बस यूं ही सा था। आर्मर नादान बच्चा नहीं था, उसे कभी एक बार फरेब दिया जा सकता था। वो बार बार धोखा खाने वालों में से नहीं था। आइंदा चंद घंटों या चंद दिनों में वो पुरस्कार अजनबी को किसी हद तक समझने वाला था। फिलहाल अजनबी के अज़ाइम नेक थे, उसे आजमाया जा सकता था। जब तक वो अगवा शुदा रहता, सोनिया, पारस और अली तैमूर वगैरह उसे यहां से न ले जाते, तब तक वो गुमनाम रहकर अजनबी के तरीक़ेकार पर चलने के तजुर्बात और उनके नताइज हासिल कर सकता था। वो ख्यालखानी की परवास करता हुआ अजनबी के पास गया। उसने सांस रोक ली। चंद सेकंड्स के बाद उस कमरे में आवाज सुनाई दी। आर्मर, खैरियत तो है? तुम मेरे पास क्यों आए थे? वो कहने लगा, मैं टेलीपैथी के जरिए वक्त मालूम कर सकता था, लेकिन मैंने अपने पराए किसी से भी राब्ता कायम नहीं किया। क्या तुम यकीन करोगे? हाँ, बेशक। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियति की कसम दुश्मन भी खाते हैं। तुम यकीनन सच कह रहे हो। जरा सोचो, मैं भी किसी ख्यालखानी करने वाले को अगवा करके यहां ला सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे नेक इंसान का इंतखाब किया। दूसरों से मुझे धोखा होता, लेकिन तुमसे मुझे हमेशा सच्चाई मिलेगी। मैं तुम्हारा एतमाद कायम रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन रसवंती मेरे दिमाग में आ सकती है। एक नया ख्यालखानी करने वाला सोनिया के हुक्म पर मेरे पास आ सकता है। कोई भी आए, सांस रोक लिया करो। दुश्मन हो या दोस्त, हर एक को तासुर दो कि किसी ने तुम पर तनवीमी अमल करके तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दिया है और तुम बेख्तियार सांस रोक लेते हो। वो सोचते हुए कहने लगा, अगरचे ये अपनों को धोखा देने वाली बात है, लेकिन मैं सारी दुनिया की भलाई के लिए ऐसा करूंगा। मेरे अजीज, मेरे दोस्त आर्मर, तुम मेरी तंजीम के ऐसे अफराद से मिलोगे जो गैर मामूली सलाहियतें रखते हैं। उनमें हिप्नोटिज्म के माहिर भी हैं। मैं चाहता तो तुम्हारी नीम बेहोशी के दौरान तुम पर अमल करा सकता था, तुम्हें जबरन अपना मामूल बना सकता था, लेकिन हम किसी पर जबर करके इंसानियत के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। तुम्हारी सोच और तुम्हारे तरीक़ेकार में दयानतदारी है। आज से मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने खुश कर दिया आर्मर। आज से ये मेरी नहीं, तुम्हारी तंजीम है। तुम इस तंजीम की सबसे बड़ी कुव्वत हो। इस कमरे से निकलो। तुम किसी ज़ेरे ज़मीन कैद खाने में नहीं हो। हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। वो अपनी जगह से उठकर दरवाजे पर आ गया। दरवाज़ा मुकफ़िल नहीं था। उसे खोलने के बाद पता चला कि वो किसी आलीशान महल नुमा कोठी में है। उस कोठी का हॉल कीमती सामान से आरास्ता था। हॉल के वस्त में कदावर सेहतमंद शख्स खड़ा हुआ था। आर्मर को देखते ही दोनों बाजू फैलाकर आगे बढ़ा। दोनों एक दूसरे से बगलगीर हुए, एक दूसरे से गर्मजोशी का भरपूर मुजाहरा किया। अजनबी ने कहा, मेरा नाम क्रिश्चियन स्टॉलन है। मैं रूस में पैदा हुआ था। 20 बरस पहले वहां के हुक्काम ने मेरे बाप को मुल्क पधर किया था। हमने मगरबी जर्मनी में रिहाइश इख्तियार की, तब से यहीं हैं। तुम भी इस वक्त फ्रैंकफर्ट में हो। शुक्रिया स्टॉलन, तुमने यहाँ के दरवाजे खोल दिए। मुझे बता दिया कि मैं फ्रैंकफर्ट में हूँ। बड़ी आसानी से पेरिस जा सकता हूँ। मेरे दिमाग के दरवाजे भी खोले रखे। मैं पेरिस पहुंचने से पहले अपनों के दिमाग में पहुंच सकता हूं, लेकिन इतनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के बावजूद मैं तुम्हारे पास हूं।
और तुम्हारे पास ही रहूंगा। थैंक्स अ लॉट। मेरे साथ आओ और अपने चंद खास नए दोस्तों से मिलो। स्टॉलन उसके बाजू में बाजू डालकर उसे एक तरफ ले जाने लगा। वो बड़े हॉल से गुजरकर दूसरे बड़े कमरे में पहुंचे। वहां 2 औरतें और 4 मर्द थे। स्टॉलन ने उनका तारुफ कराया। उनमें से एक लड़की का नाम करीना कारमन था। उसने जबरदस्त सुराग रसानी की ट्रेनिंग हासिल की थी। उसमें और बहुत सी खूबियां थीं जो उसके फराइज की अदायगी के दौरान जाहिर हो सकती थीं। दूसरी औरत का नाम जोजा रोनाल्ड था। वो जराइम पेशा अफराद के मुतालिक हैरत अंगेज मालूमात रखती थी और उनसे निमटने के बड़े दिलचस्प नुस्खे जानती थी। एक शख्स को बोल्ड मास्टर कहते थे। वो हिप्नोटिज्म का माहिर था। दूसरा शख्स जान जोखम में डालकर खतरात से गुजरने वाला एक जबरदस्त फाइटर था। बाकी 2 शख्स माहिर सियासतदान और प्लान मेकर्स थे। उन सब ने आर्मर से मोहब्बत और गर्मजोशी का मुजाहरा किया। उसे यकीन दिलाया कि उसके लिए अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखेंगे। वो जब चाहे उनके चोर ख्यालात पढ़ सकता है। स्टॉलन ने कहा, और इस लम्हे से मैंने भी आर्मर के लिए दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया है। हमारे दरमियान कोई पर्दा, कोई भेद नहीं रहेगा। ये दुनिया की पहली अनोखी और बेमिसाल तंजीम है जिसके अफराद एक दूसरे से सच्चे और मुखलिस होने के सबूत पेश करते रहेंगे। आर्मर ने कहा, मैं 1 घंटा तन्हा रहकर तुम सबके दिमागों को इत्मीनान से पढ़ूंगा। इंसान खता का पुतला है और किसी से कोई खता होने वाली होगी तो मैं उसे पहले से आगाह कर दूंगा। हम सब मोहतात हो जाएंगे और उसे गलती करने से बाज रखेंगे। बेशक तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन ख्यालखानी के बाद तुम्हारे चेहरे पर तब्दीली की जाएगी। क्या यह जरूरी है? हाँ, तुम चेहरा बदलकर आज़ादी से कहीं भी जा सकते हो। तुम्हारा कोई शनासा तुम्हें पहचान नहीं सकेगा और तुम्हें नामालूम मुद्दत तक गुमनाम रहना होगा। आर्मर उनसे रुखसत होकर अपने कमरे में वापस आ गया। हर इंसान के दिमाग में थोड़ी बहुत खुदगरजी जरूर होती है, क्योंकि हर शख्स अपनी ज़ात से ज्यादा मोहब्बत करता है, अपनी जिंदगी और खुशियों के लिए सबसे अलग होकर सोचता है, खा वो ऊपर से कितना ही इंसान दोस्त और दूसरों का हमदर्द क्यों ना हो। अब आर्मर को मालूम होने वाला था कि इस तंजीम के अफराद अपने दिमागों के तहखाने में दूसरों की भलाई ज्यादा सोचते हैं या अपनी भलाई के लिए दूसरों के काम आना चाहते हैं। और अगर वो तंजीम वाकई किसी खुदगरजी के बगैर सुपर ताकतों की बरतरी खत्म करने का अज़्म कर चुकी थी, तो इसका मतलब था तकदीर आर्मर पर मेहरबान है और उसे सिराते मुस्तकीम पर ले आई है। सुसाना की आंखें तेज रोशनी के बाइस चुंधिया गईं। वो सही तौर पर कुछ देख ना सकी। आंखें सिर्फ अंधेरे में नहीं, तेज रोशनी में भी देखने के काबिल नहीं रहती। वो फर्श पर औंधी पड़ी हुई थी। वहां जो लोग मौजूद थे वो यही समझ रहे थे कि गोली लगने के बाद वो मर चुकी है, और गोली मारने वाला कह चुका था कि वहां बदकिस्मती से पहुंचने वालों को आज तक जिंदा नहीं देखा गया, हमेशा उनकी लाशें देखी जाती हैं। इस उसूल के तहत सुसाना को भी लाश में तब्दील कर दिया गया था। लाइट ऑन होने के बाद उसी आवाज ने हुक्म दिया, इसे सीधा करो और देखो ये कौन है। उसे सीधा करने के लिए 2 शख्स करीब आए, फिर खुद ही सीधे हो गए। वो औंधी पड़ी हुई थी, अचानक उछलकर खड़ी हो गई थी। दोनों के मुंह पर 2 घूंसे पड़े थे। वो गेंद की तरह उछलकर हुक्म देने वालों के कदमों में जा गिरे। फिर उनमें उठने का हौसला नहीं रहा था। रोबोट औरत के घूंसे ने जबड़े तोड़ दिए थे। वो रिवॉल्वर की गोली को चुटकी में दबाकर दिखाते हुए बोली, तुम्हारा निशाना नहीं चूकता, मगर मौत मेरे पास आकर चूक जाती है। मैं रिवॉल्वर के बगैर ये गोली तुम्हारे जिस्म में पेवस कर दूंगी। वहां कदावर भारी भरकम बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए थे। उनके जिस्म पर मुख्तसर से लिबास थे। तेज रोशनी में उनके कसरती जिस्मों के खूबसूरत नशेब व फराज उभरते हुए चमक रहे थे। उनके सामने एक औरत खड़ी हुई चैलेंज कर रही थी। अगर कोई शहजोर पहलवान होता तो वो तमाम बॉडी बिल्डर्स उसे चीर फाड़ कर रख देते। उन सब के लंगोट के साथ कारतूस की पेटी बंधी हुई थी। उनके हॉस्टर्स में रिवॉल्वर थे। सुसाना ने चुटकी में दबी हुई गोली को दिखाते हुए पूछा, जिसने भी ये गोली चलाई थी वो सामने आ जाए। एक पहाड़ जैसा शख्स आगे बढ़कर कहने लगा, तुम्हें गोलियों से छलनी करने में देर नहीं लगेगी, लेकिन मैं देर करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं आज पहली बार मेरा निशाना कैसे चूक गया और तुम ये गोली रिवॉल्वर के बगैर मेरे जिस्म में कैसे पेवस्त करोगी। उसके घूंसे खाने वालों में से एक ने कर्राते हुए कहा, बॉस ये औरत फौलादी है, गैर मामूली क़ुव्वत रखती है। प्लीज अच्छी तरह सोच समझकर इसका चैलेंज कबूल करें। वो बॉडी बिल्डर अपने बॉस के आगे ढाल बन गए। तीसरा सीना तानकर सुसाना के सामने आया, फिर उसकी कलाई पकड़ ली। वो बुलेट को उसके सीने की तरफ ले जाते हुए कहने लगी, मैंने कलाई पकड़ने दी है,
मगर इस गोली को अपने सीने में पेवस होने से नहीं रोक सकोगे। वो हंसते हुए कहने लगा, बॉस, ये उल्लू की पट्टी अपनी चुटकी से ये गोली पेवस करना चाहती है। अचानक उसके कह रुक गए। वो उसके बढ़ते हुए हाथ को रोकने में नाकाम हो रहा था। उसे अपनी पूरी कुव्वत से रोक रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि वो भारी पड़ रही है और एक औरत के मुकाबले में इंसल्ट होने वाली है, तो उसने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर घूंसा मार दिया। वो जूं की तूं खड़ी हुई थी। यह हैरानी की बात थी कि जबरदस्त घूंसे का असर नहीं हुआ था। उसने दूसरा घूंसा मारना चाहा। इससे पहले ही सुसाना ने बुलेट के अगले सिरे को उसके सीने पर रखकर अंगूठे से दबा दिया। उस रोबोट औरत के अंगूठे में बला की कुव्वत होगी जो कम से कम इंसानी कुव्वत नहीं कहला सकती थी। वो बुलेट बॉडी बिल्डर के चटानी सीने की जिल्द और गोश में चुपता हुआ अपना रास्ता बनाता हुआ अंदर चला गया था। उसके हलक से कर्रा निकली। सुसाना ने इस पर ही बस नहीं किया। बुलेट के साथ अपने अंगूठे को भी सीने के अंदर दूर तक ले गई। वो तड़प कर वहां से पलटना चाहता था, लेकिन बचाव का वक्त गुजर चुका था। पलटने से पहले ही वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। पहले तो सभी मुतमईन थे कि वो एक औरत को अभी चुटकी में मसल देगा, लेकिन उसके सीने से बहते हुए लहू को देखकर पता चला कि वो रोबोट औरत कुछ कर गुजरी है। वो खाली हाथ दिखाते हुए कहने लगी, तुम्हारे रिवॉल्वर से चलाई हुई गोली इसके जिस्म में पेवस्त हो चुकी है। ऑपरेशन के जरिए ही इसे निकाला जा सकता है। वैसे ऑपरेशन का मौका अब नहीं मिलेगा। बॉस लपककर जख्मी मातहत के पास आ गया। उसके जख्म को देखने लगा। वो ठीक कह रही थी कि ऑपरेशन का मौका नहीं मिलेगा। उसने गोली ठीक दिल की जगह पेवस की थी। बॉस गुस्से से पागल हो गया। गरजता हुआ उछलता हुआ उसके मुकाबिल आया। फिर उस पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। कभी घूंसा, कभी लाते, कभी जूडो, कभी कराटे। वो थोड़ी देर तक आराम से मार खाती रही। फिर एक उल्टा हाथ मुंह पर रसीद किया तो वो चकरा सा गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दूसरा हाथ पड़ते ही वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। फिर तो सभी गरजने बरसने लगे। वो भी जवाबन बरस रही थी। उसका एक एक हमला लहू उछाल देता था। उनके हमलों से सुसाना को जख्म लगते थे, लेकिन देखते ही देखते भर जाते थे। ये सूरत हाल देखकर कितने ही बॉडी बिल्डर्स ने रिवॉल्वर निकाल लिए। उनमें साइलेंसर लगाने लगे ताकि मुसलसल फायरिंग की आवाजें अंडरग्राउंड से गूंजती हुई ऊपर ना जाएं। सुसाना ने किसी को साइलेंसर लगाने का मौका नहीं दिया। एक ठोकर में रिवॉल्वर को उड़ा दिया। किसी हमलावर को खींचकर ढाल बना लिया। किसी को उठाकर फायर करने वाले पर फेंक दिया। किसी से रिवॉल्वर छीनकर दुश्मनों को बेमौत मरने या भागने पर मजबूर कर दिया। भागने वालों की 2-4 गोलियां उसके जिस्म में लगीं, जिन्हें उसने आसानी से निकालकर फेंक दिया। ये देखते ही उनके हाथों से रिवॉल्वर गिर पड़े। एक ने कहा, ये इंसान नहीं कोई बला है। दूसरे ने पूछा, तुम क्या मुसीबत हो? आखिर क्या चीज हो? वो कहने लगी, मुझे भी तुम लोगों की तरह लाशें देखने का शौक है। भागते क्यों हो? आओ मैं तुम्हारी लाशें देखूंगी। बॉस ने हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, मैं हुक्म देता हूं तुम सब अपने हथियार मोज़ेस लेडी के सामने फेंक दो। जो बॉडी बिल्डर्स छुप रहे थे वो सामने आकर हथियार फेंकने लगे। बॉस ने कहा, मोहतरम लेडी, तुमने खुद को मनवा लिया है। तुम हमारी दोस्त हो। आओ दोस्ताना मुसाफा करो।